दंगा उन लोगों की भाषा है जिन्हें सुना नहीं जाता। ये शब्द हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के। और ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने दशकों पहले थे। हम्म। आज हम द हिंदू में प्रकाशित एक लेख के आधार पर अमेरिका में नस्लीय हिंसा और उसके खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। और ये पड़ताल सिर्फ घटनाओं को दोहराने के लिए नहीं है, बल्कि उस चिंगारी के पीछे जो बारूद जमा था उसे समझने के लिए है। हम ये देखेंगे कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत ने जो आंदोलन खड़ा किया वो अमेरिका के इतिहास के बाकी आंदोलनों से आखिर अलग क्यों था। बिल्कुल। हमारा मिशन उन ऐतिहासिक और सामाजिक परतों को खोलना है जो इस आंदोलन को समझने के लिए जरूरी हैं। और ये विषय न सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए बल्कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को समझने में बहुत मदद करेगा। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं उस घटना से जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 25 मई 2020 मिनियापोलिस शहर। एक श्वेत पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन एक 46 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर अपना घुटना रखे हुए है। और ये कुछ पलों के लिए नहीं, पूरे 8 मिनट और 46 सेकंड तक जॉर्ज फ्लॉयड कहते रहते हैं, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। और फिर उनकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं और ये सब कुछ एक वीडियो में कैद हो जाता है। यहाँ जो बात इस घटना को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाती है वो इसका समय है। जरा सोचिए, अमेरिका उस वक्त कोविड-19 के कारण लगभग 3 महीने के एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर आ रहा था। अच्छा। सड़कें खाली थीं, स्टेडियम, सिनेमाघर सब बंद थे। लोगों के पास ध्यान भटकाने के लिए कोई खेल या मनोरंजन का साधन नहीं था। मतलब पूरा देश एक तरह से कैप्टिव ऑडियंस बन गया था। उनके पास इस क्रूरता को देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो इससे मुंह नहीं मोड़ सकते थे। बिल्कुल सही शब्द है, कैप्टिव ऑडियंस। और इस क्रूरता का दस्तावेज तैयार किया एक 17 साल की लड़की डार्नेला फ्रेजियर ने अपने सेल फोन पर। वो वीडियो सिर्फ एक घटना का रिकॉर्ड नहीं था, नहीं, वो एक ऐसा अकाट्य सबूत बन गया जिसने श्वेत अमेरिका को सीधे उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिसकी शिकायत अश्वेत और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय सदियों से करते आ रहे थे। उस वीडियो में कोई लेकिन, किंतु, परंतु की गुंजाइश नहीं थी। बस 8 मिनट 46 सेकंड की नंगी सच्चाई थी। और जैसा कि लेख बताता है, ये कोई अकेली या अचानक हुई घटना तो थी नहीं। हाँ। इसके आसपास कुछ और मामले भी हुए थे जिन्होंने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया था। हाँ, बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से कुछ ही समय पहले 2 और निहत्थे अश्वेत नागरिकों की हत्या हुई थी, जिसने इस गुस्से की आग में कह सकते हैं कि घी डालने का काम किया। अच्छा, कौन से मामले थे ये? पहला मामला था 25 साल के अहमद आर्बरी का। वो जॉर्जिया में अपने घर के पास जॉगिंग कर रहे थे जब एक पूर्व कानून प्रवर्तन अधिकारी और उसके बेटे ने अपनी गाड़ी से उनका पीछा किया और उन्हें गोली मार दी। सिर्फ जॉगिंग करने के लिए? ये तो अविश्वसनीय लगता है। और दूसरा मामला ब्रायोना टेलर का था, जो शायद और भी ज्यादा दर्दनाक है। दर्दनाक इसलिए क्योंकि वो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थी। ब्रायोना टेलर एक 26 साल की मेडिकल टेक्नीशियन थी। वो रात में अपने घर में सो रही थी, तभी पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर उन पर 8 गोलियां चलाईं। 8 गोलियां? और वो भी उनके अपने घर में? हाँ, और विडंबना देखिए, पुलिस एक नो नॉक सर्च वारंट पर कार्रवाई कर रही थी। एक मिनट, ये नो नॉक सर्च वारंट क्या होता है? ये सुनने में ही काफी खतरनाक लगता है। ये एक बहुत ही विवादित पुलिस रणनीति है। इसका मतलब है कि पुलिस को किसी घर में छापा मारने से पहले दरवाजा खटखटाने या अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होती। वो सीधे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस सकते हैं। ये बेहद जोखिम भरा होता है, जैसा ब्रायोना के मामले में हुआ। और उनके मामले में तो जहां तक मुझे याद है और भी गलतियां थी। बिल्कुल। पुलिस न सिर्फ गलत पते पर छापा मारने गई थी, बल्कि जिस संदिग्ध को वे ढूंढ रहे थे वो उस दिन पहले से ही पुलिस की हिरासत में था। क्या बात है। तो एक के बाद एक गलतियों की वजह से एक बेगुनाह लड़की की जान चली गई। तो ये 3 घटनाएं, आर्बरी, टेलर और फ्लॉयड, एक के बाद एक हुई और इन्होंने ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ किसी एक बुरे पुलिस वाले का मामला नहीं है, बल्कि यह एक सड़ी हुई व्यवस्था का नतीजा है। तो ये सिर्फ इन 3 हालिया घटनाओं पर गुस्सा नहीं था, इसके पीछे बहुत लंबा और दर्दनाक इतिहास छुपा हुआ है। हाँ,
और जब हम उस इतिहास के आंकड़ों को देखते हैं तो आज का गुस्सा समझ में आने लगता है। यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है जिसे समझना जरूरी है। 1619 में जब पहले अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर अमेरिका लाया गया, तब से लेकर 1968 में नागरिक अधिकार कानून पारित होने तक, यानी अमेरिका के 401 साल के इतिहास में से 349 साल तक अश्वेत लोग बुनियादी नागरिक अधिकारों के बिना रहे। 349 साल, ये तो कुल अमेरिकी अनुभव का लगभग 87% हिस्सा है। जब हम इसे इस तरह से देखते हैं तो धीरज का बांध टूट गया जैसी बातें बहुत छोटी लगती हैं। बिल्कुल, ये तो एक ऐसा जख्म है जो कभी ठीक से भरा ही नहीं। उन्हें वोट देने का अधिकार, अपनी पसंद के घर में रहने का अधिकार, ये सब पिछले 50-60 सालों में ही ठीक से मिला है। तो जब हम जॉर्ज फ्लॉयड के लिए उमड़े गुस्से को देखते हैं तो हमें समझना होगा कि ये सिर्फ 8 मिनट 46 सेकंड का गुस्सा नहीं, बल्कि 3.5 सदियों के दमन, दर्द और अन्याय का उबाल है। ठीक है, इतिहास दर्दनाक है, हाल की घटनाएं भयानक थीं, लेकिन अमेरिका में पहले भी नस्लीय हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। 1960 के दशक के दंगे हों या हाल के वर्षों में फर्गुसन जैसे मामले। लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इस बार का माहौल बिल्कुल अलग महसूस हुआ। ऐसा क्या था इस बार जो पहले कभी नहीं देखा गया? यही इस पूरे आंदोलन का सबसे दिलचस्प और विश्लेषण करने वाला पहलू है। पहले के जो नागरिक अधिकार आंदोलन थे उनमें प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से अश्वेत होते थे। सही। लेकिन इस बार जब मिनियापोलिस की सड़कों पर भीड़ उतरी तो उसमें हर नस्ल, हर रंग और हर पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे। ये आंकड़ों के लिहाज से भी बहुत मायने रखता है ना, क्योंकि मिनियापोलिस तो एक प्रेडोमिनेंटली श्वेत शहर है। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि मिनियापोलिस शहर में 64% आबादी श्वेत है और सिर्फ 19% अश्वेत। इसके बावजूद सड़कों पर उतरा हुजूम एक बहुनस्लीय मिश्रण था। श्वेत, अश्वेत, हिस्पैनिक, एशियाई सब एक साथ थे। मतलब ये सिर्फ अश्वेत समुदाय का विरोध नहीं था, बड़ी संख्या में श्वेत समुदाय के लोग भी सड़कों पर थे, ब्लैक लाइव्स मैटर के पोस्टर लिए हुए। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और ये आग सिर्फ मिनियापोलिस तक ही सीमित नहीं रही। सही। ये आंदोलन अमेरिका के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दुनिया भर में फैल गया। लंदन, पेरिस, बर्लिन, सिडनी, केप टाउन, हर जगह ब्लैक लाइव्स मैटर के समर्थन में प्रदर्शन हुए। इस बार प्रदर्शनकारियों की विविधता अमेरिका की असली विविधता को दर्शा रही थी, जो पहले कभी इस तरह सड़कों पर एक साथ नहीं दिखी थी। छोटे छोटे ग्रामीण कस्बों में जहां अश्वेत आबादी न के बराबर है, वहां भी श्वेत लोगों ने प्रदर्शन किए। ये अभूतपूर्व था। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, श्वेत अमेरिकियों की सोच में ये बदलाव क्यों आया? पहले भी तो ऐसी घटनाओं के वीडियो सामने आए थे, जैसे 2014 में एरिक गार्नर का मामला, जो कह रहे थे आई कांट ब्रीथ। हाँ, बिल्कुल। या 2016 में फिलांडो कैस्टिल का मामला। उन मामलों में भी वीडियो सबूत थे, पर इतनी बड़ी और बहुनस्लीय प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? इस वीडियो में ऐसी क्या खास बात थी? इसका जवाब शायद डॉक्टर किंग के एक और कथन में मिलता है। 1967 में उन्होंने कहा था, श्वेत अमेरिका को ये समझने की जरूरत है कि उसकी आत्मा नस्लवाद से जहरीली हो चुकी है। जॉर्ज फ्लॉयड का वीडियो इतना लंबा, इतना स्पष्ट और इतना निर्विवाद था कि उसने श्वेत अमेरिका के एक बड़े हिस्से को, जो शायद पहले संदेह में रहता था या बहाने बना लेता था, ये मानने पर मजबूर कर दिया कि हाँ, नस्लवाद असली है। पुलिस का व्यवहार वाकई में अश्वेत लोगों के साथ बहुत अलग और क्रूर है। तो ये एक तरह का विजुअल शॉक था जिसने हर बहाने को खत्म कर दिया। उस वीडियो में कोई ये नहीं कह सकता था कि पुलिस को अपनी जान का खतरा था या संदिग्ध विरोध कर रहा था। बिल्कुल नहीं। जॉर्ज फ्लॉयड तो जमीन पर थे, हथकड़ी में थे और 3 पुलिस वाले उन पर बैठे थे। बिल्कुल, कोई अस्पष्टता नहीं थी। लेख इसे एक तरह से एक वैज्ञानिक प्रयोग के परिणाम की तरह बताता है। एक परिकल्पना थी कि अमेरिका में कानून का अनुभव अश्वेत और श्वेत लोगों के लिए अलग-अलग है। अच्छा। इस 8 मिनट 46 सेकंड के वीडियो ने उस परिकल्पना को एक क्रूर सिद्धांत के रूप में साबित कर दिया। इसने उस खाई को पाट दिया जिसे बहुत से श्वेत अमेरिकी देखना या मानना नहीं चाहते थे। लेख की शुरुआत में एक और घटना का भी जिक्र है, अमेरिकन इमिग्रेशन एजेंसी ICE से जुड़ा हुआ। क्या वो भी इसी पैटर्न का हिस्सा है? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है।
लेख बताता है कि हाल ही में अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी यानी आईसी के एजेंट्स ने 2 अमेरिकी नागरिकों रेनी गुड और एलेक्स प्रेटी को गोली मार दी थी। अच्छा। और इसके खिलाफ भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ये दिखाता है कि नागरिकों में राज्य की शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ एक बेचैनी बढ़ रही है, चाहे वो पुलिस द्वारा हो या किसी और एजेंसी द्वारा। जॉर्ज फ्लॉयड की घटना उस व्यापक गुस्से और अविश्वास के माहौल में हुई जिसने प्रतिक्रिया को और भी तेज कर दिया। तो ये साफ है कि ये सिर्फ पुलिस की बर्बरता का मामला नहीं है। लेख इशारा करता है कि ये तो बस समस्या का वो हिस्सा है जो सतह पर दिखाई देता है, जैसे किसी आइसबर्ग का सिरा। बिल्कुल। तो फिर असली समस्या यानी पूरा का पूरा आइसबर्ग वो क्या है? पूरा आइसबर्ग है गहरी, संरचनात्मक और नस्लीय असमानता जो अमेरिकी समाज के हर पहलू में बसी हुई है। पुलिस के साथ हिंसक मुठभेड़ तो उस बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है। असली बीमारी समाज की संरचना में है। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? संरचनात्मक असमानता सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है। जरूर। सोचिए, अगर 2 बच्चे हैं, एक श्वेत और एक अश्वेत, जो एक ही शहर में पैदा हुए हैं। संभावना है कि अश्वेत बच्चा जिस इलाके में रहता है वहां के स्कूलों को कम फंडिंग मिलती है। उसके घर के पास ताजे फल सब्जियों वाली दुकान के बजाय फास्ट फूड जॉइंट्स ज्यादा हैं। उसके मोहल्ले में स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं। जब वो बड़ा होता है तो सिर्फ उसके नाम और पते के आधार पर उसे नौकरी के इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने की संभावना कम हो जाती है। अच्छा। ये किसी एक व्यक्ति का पूर्वाग्रह नहीं है, ये पूरी व्यवस्था का पूर्वाग्रह है। यही है संरचनात्मक असमानता। और कोविड-19 ने भी इसी असमानता को उजागर किया, जहां अश्वेत समुदाय पर इसका डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बुरा असर पड़ा। लेख में विशेष रूप से अश्वेत पुरुष की स्थिति पर जोर दिया गया है। उसमें एक बहुत ही परेशान करने वाले शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सिंबॉलिक असेलेंट या प्रतीकात्मक हमलावर। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही गहरी और दुखद अवधारणा है। इसका मतलब है कि अमेरिकी मानस में इतिहास के कारण अश्वेत पुरुष की एक छवि बना दी गई है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिससे डलने की जरूरत है, जो एक खतरा है। मानवता और उनके जीवन के कठोर सच्चाई को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाया। और इस छवि ने वास्तविक जीवन में क्या परिणाम दिए हैं? इस छवि ने उनके प्रति होने वाले हर अन्याय को सही ठहराने का काम किया है। चाहे उन्हें आर्थिक रूप से वंचित करना हो, उन्हें बड़े पैमाने पर जेलों में डालना हो, या फिर पुलिस द्वारा उनके साथ ज्यादा सख्ताई से पेश आना हो। डेरिक चौविन जब जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर घुटना रखे हुए था तो शायद वो एक व्यक्ति को नहीं बल्कि इसी प्रतीकात्मक हमलावर की छवि को कुचल रहा था। ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु एक उत्प्रेरक थी, एक चिंगारी थी, लेकिन इसके पीछे सदियों का प्रणालीगत नस्लवाद, ऐतिहासिक उत्पीड़न और गहरी सामाजिक आर्थिक असमानताएं बारूद की तरह जमा थी। सही। और इस बार के आंदोलन का बहुनस्ली और वैश्विक स्वरूप शायद एक बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत देता है, जिसमें वीडियो जैसे अकाट्य सबूतों ने लोगों की सोच बदलने में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न जो ये लेख हम सबके सामने रखता है और जो प्रशासकों और नीति निर्माताओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। समाज को इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करना होगा कि अश्वेत लोगों या अन्य रंग के लोगों की खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी व्यक्तिगत विफलताओं या कमियों का परिणाम है। हमें यह समझना होगा कि यह व्यक्तियों की नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता है। अगर समाज ऐसा करने में विफल रहता है तो जैसा कि लेख के लेखक कहते हैं, अमेरिका नामक ये प्रयोग अंततः विफल हो सकता है। ये सोचने के लिए एक बहुत ही गंभीर बात है। इस महत्वपूर्ण विषय पर और ऐसी ही गहरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई विचार या प्रश्न हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। हम उन पर भविष्य में चर्चा करने का प्रयास करेंगे।